अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जल्द नंबर 9 खोपड़ी और सांप मुसन्निफ ए हमीद। सुनते हैं किस नंबर 3। फिर वो मिशकाली के साथ मिलकर ऊपर तले इनके 19-20 आदमियों को पुरअसरार हालात में हलाक कर चुका था। ये आदमी जरूर दिल्ली हेडक्वार्टर से उन्हीं हादसात की तहकीकात करने आया होगा और इसका भेद फाश हो गया। रेहान ने इन बातों को जहन से निकाल दिया। अब वो ये सोचने लगा कि क्या हो सकता है कि इमरान या मिशकाली को इसकी गिरफ्तारी का इल्म हो जाए। इसके बाद ये मुमकिन था कि मिशकाली इसकी मदद को आती, लेकिन सवाल ये था कि इमरान और मिशकाली को अब कौन इसकी गिरफ्तारी की खबर करेगा। बल्कि अगर इमरान जेडी की खुफिया कोठी पर गया तो ये लोग इसे भी पकड़ लेंगे। रेहान नहीं जानता था कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जीप चारों तरफ से बंद थी, चूंकि दिन का वक्त था, इसलिए बाहर सड़क के ट्रैफिक की आवाज रेहान को आ रही थी। फिर ये आवाज कम होते होते खत्म हो गई, जिसका मतलब था जीप मुंबई शहर से निकलकर किसी वीरान सड़क पर जा रही है। रेहान सर झुकाए 3 आदमियों के पिस्तौलों की जद में खामोश बैठा था और मिशकाली के बारे में सोच रहा था काश इसको इसके हाल की खबर हो जाए और वो इसकी मदद को पहुंचे। मगर वो तो यही समझ रहे थे कि रेहान जेडी की खुफिया अड्डे पर गया है और घंटे 1.5 घंटे में वापस आ जाएगा। उन्हें क्या खबर थी कि रेहान को कहाँ ले जाया जा रहा है। जीप शहर मुंबई से बाहर समंदर किनारे एक वीरान सड़क पर भागी जा रही थी। 1 घंटे के बाद जीप समंदर के किनारे एक रेत के टीले के पास जाकर रुक गई। भारतीय जासूस जेडी और शर्मा दोनों जीप से बाहर निकले। वो टीले की दूसरी तरफ गए और समंदर की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी घड़ियों को देखा। जासूस शर्मा ने कहा, इन्हें वायरलेस कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद समंदर में दूर एक छोटी सी मोटर कश्ती आती दिखाई दी। ये कश्ती समंदर किनारे आके रुकी। इसमें 2 आदमी थे जिन्होंने नीली वर्दियां पहनी थी। वो किनारे पर आए और भारतीय जासूस शर्मा को सैल्यूट किया। भारतीय जासूस शर्मा ने जेडी से कहा, पाकिस्तानी जासूस को ले आओ। थोड़ी देर के बाद रेहान को जीप से निकालकर कश्ती में बिठा दिया गया। जीप से बाहर निकलने से पहले रेहान की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। जेडी जीप पे बैठकर वापस चला गया। भारतीय जासूस मोटर कश्ती में रेहान के पास पिस्तौल लेकर बैठ गया और कश्ती समंदर में रवाना हो गई। रेहान की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसे कुछ नजर नहीं आता था। कश्ती समंदर में आगे ही आगे बढ़ रही थी। फिर दूर एक जजीरे में एक ऊंचा मीनार नजर आने लगा। ये एक वीरान लाइट हाउस था जहाँ अब कोई नहीं रहता था और जहाँ अब रात को रोशनी भी नहीं होती थी। कश्ती जजीरे के किनारे आकर ठहर गई। यहाँ नीली वर्दियों और खौफनाक करख्त चेहरों वाले 6 आदमी स्टेन गन लिए पहले ही खड़े थे। उन्होंने भारतीय जासूस को सैल्यूट किया और शर्मा ने रेहान की तरफ इशारा कर कहा, इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वर्दी पोश करख्त चेहरे वाले आदमियों ने रेहान को उठाकर गाड़ी में डाला और इसे लेकर जजीरे के दूसरे साहिल के पास बने वीरान लाइट हाउस के मीनार के पास आए। फिर उन्होंने रेहान को रोशनी के वीरान मीनार में सबसे नीचे तक खाने में डाल दिया। इसकी आंखों से पट्टी खोल दी। रेहान ने अपने आप को एक छोटी सी गोल कोठरी में पाया। इसके सामने गजबनाक चेहरे वाले नीली वर्दी में मलबूस जल्लाद खड़े खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। एक नीली वर्दी पोश ने जोर से रेहान को ठुड्डा मारा। रेहान झुककर बैठ गया। वर्दी पोश मुस्कुरा कर बोला, तुम पाकिस्तानी जासूस हो। यहाँ हमने पाकिस्तानी जासूसों को दरिंदों के आगे डालने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ये कहकर वो गोल कमरे से निकला और बाहर ताला लगा दी। इस दरिंदे नुमा जल्लाद इंसान का ठुड्डा रेहान की कमर में लगा था, जहाँ अभी तक उसे दर्द हो रहा था। मगर रेहान नाउमीदी और मायूसी के जज्बात को दिल से निकालकर फेंक चुका था और अपने अंदर नई ताकत और हौसला पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इसे मालूम था वो अकेला है और इसे अकेले रह के पूरे आज़म, बहादुरी और दिलेरी के साथ इन दरिंदों की कैद से फरार होना है। अगर वो ऐसा न करता तो ये लोग इसे तरह तरह की अज़ियतें देकर हलाक कर देंगे। इतना इसे अंदाजा था कि इसे जीप से उतारकर आंखों पर पट्टी बांधकर मोटर कश्ती में सवार करवाया गया, जो काफी देर तक समंदर में सफर करने के बाद किनारे पर पहुंची। जरूर ये लोग शहर से दूर समंदर में एक वीरान जजीरे पर इसे ले आए हैं, जहां इसे कैद कर दिया गया और भारतीय जासूस और इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत जल्द इससे पूछताछ करने वहां आएगा और यूं इसको अजियत देने का तकलीफ दे मरहला शुरू हो जाएगा। रेहान के हाथ पांव खोल दिए गए थे। इसका पिस्तौल और नकदी वहां खुफिया अड्डे पर जेडी और दिल्ली से आए हुए इंडियन इंटेलिजेंस अफसर ने छीन ली थी। रेहान उठकर दीवार को गौर से देखने लगा। एक छोटी सी गोल कोठरी थी जिसकी छत के करीब ऊपर दीवार में एक ईंट निकाल दी गई थी। इस जगह से दिन की रोशनी अंदर आती थी। ये तंग गोल कमरा था। इससे रेहान ने अंदाजा कर लिया कि यकीनी तौर पर किसी वीरान जजीरे के लाइट हाउस का मीनार है जो बेआबाद हो गया है। दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। इसका प्लास्टर समंदर की नरम हवा की वजह से कई जगह से फूल गया था। रेहान ने एक जगह प्लास्टर को खुरचा तो प्लास्टर बिखर गया, लेकिन नीचे से ईंटें निकल आईं जो बड़ी पुख्तगी से अपनी जगह जमी थी। रेहान थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठा। गोल कोठरी में कोई चीज नहीं थी। सारी कोठरी खाली थी। कोने में लकड़ी का एक पुराना खोखा पड़ा था। रेहान ने उठकर खोखे को देखा, वो खाली था। रेहान वापस अपनी जगह आकर बैठ गया और बाहर की आवाजों पर अपने कान लगा दिए। बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे समंदर की लहरें दूर से आकर पत्थरों से टकरा रही हों। इसके सिवा कोई और आवाज न थी। किसी परिंदे की आवाज कभी कभी आती। ये समुद्री मुर्गाबियों की आवाज थी और थोड़ी देर के लिए बुलंद होकर खामोश होती।
रेहान देर तक खामोश रहा। इसका जहन बड़ी तेजी से वहां से फरार के तरीकों पर सोच विचार कर रहा था। अभी तक वहां से फरार होने का कोई तरीका इसके जहन में नहीं आया था, इसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मगर रेहान का अज़्म बुलंद था, इरादा पुख्ता था, हौसले बुलंद थे और खुदा पर इसे मुकम्मल यकीन था और पाकिस्तान से इसकी मोहब्बत जिंदा थी। इसलिए इसे यकीन था कि वो बहुत जल्द यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएगा। शायद घंटा 1.5 घंटा गुजरा होगा कि दरवाजे का ताला किसी ने बाहर से खोला। फिर दरवाजा खोला, अंदर दिन की रोशनी दाखिल हुई। रेहान की आंखें चुंधिया गईं, दरवाजा बंद कर दिया गया। अब किसी ने टॉर्च रोशन की। रेहान ने आंखें खोली, इसके सामने वही दिल्ली का इंटेलिजेंस ऑफिसर शर्मा हाथ में बेत की छड़ी लिए खड़ा था। 3 नीली वर्दी पोश इसके पीछे खड़े थे, जिनके हाथों में टॉर्चें थीं। ये टॉर्च की रोशनी रेहान के चेहरे पर पड़ रही थी। रेहान ने आंखें बंद कर ली। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने वर्दी पोश से कहा, रोशनी दीवार पर डालो। उन्होंने रोशनी रेहान के चेहरे से हटाकर इसका दायरा दीवार पर जमा दिया। गोल कोठरी में इस रोशनी की वजह से रोशनी फैल गई। रेहान ने आंखें उठाकर अपने सामने खड़े जल्लादों को देखा। शर्मा और नीली वर्दियों वाले, इनके चेहरे ऐसे करख्त थे जैसे पत्थरों के बने हों। इंटेलिजेंस ऑफिसर शर्मा ने अचानक मुस्कुराकर नरमी से कहा, अगर तुम हमें सिर्फ अपने साथियों के नाम पते बता दो तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। मैं भगवान के सामने कसम खाकर तुमसे वादा करता हूँ। रेहान ने कहा, मेरा कोई पाकिस्तानी साथी नहीं। इंटेलिजेंस अफसर शर्मा ने कई तरह से रेहान को लालच दिया, मगर रेहान अपनी बात पर कायम रहा। आखिर शर्मा ने एकदम से बैद हवा में लहराया और पूरी ताकत से रेहान के जिस्म पर दे मारा। रेहान दर्द के मारे वहीं दोहरा हो गया। खतरनाक साजिश। शर्मा ने रेहान को बुरी तरह बैद से पीटना शुरू कर दिया। रेहान के हलक से दबी दबी चीखें निकलने लगी, मगर इसने एक दफा भी शर्मा से ये ना कहा कि मुझे ना मारो, तुम जो पूछते हो मैं बता देता हूँ। जब शर्मा थक गया तो रेहान को गालियां देने लगा। अपनी वर्दी पोश आदमियों के साथ कोठरी से निकल गया। गोल कोठरी बंद हो गई। रेहान का जिस्म फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। जिस्म पर कोई जगह ऐसी ना थी जहाँ बैद न लगी हो। रेहान देर तक फर्श पर पड़ा कर रहता रहा। खुदा से दुआ मांगता रहा, ए खुदा मुझे हिम्मत अता कर कि मैं इस आजमाइश में पूरा उतर सकूं। फिर इसने अपने जिस्म को देखा, वहाँ नील पड़ गए थे। खुदा का शुक्र था कि इसका चेहरा और आंखें बच गई। जब भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर शर्मा से बैद से पीट रहा था तो रेहान ने अपना चेहरा बाजुओं में छुपा लिया था। सारी रात रेहान गोल कोठरी में दर्द से कराहता रहा। दीवार में जहाँ से ईंट उखड़ी हुई थी वहाँ से रोशनी आना बंद हो गई तो रेहान समझ गया कि दिन डूब गया। फिर जब रोशनी हुई तो वो समझा कि अब रात गुजर गई है। भूख और प्यास ने इसे अलग परेशान कर रखा था। दूसरा, इसका जिस्म ज्यादा दुखने लगा था। वो दीवार के साथ सिमट कर बैठा अपने जिस्म की सूजी जगहों को आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था। दोपहर हो गई। बाहर से समुद्री मौजों से पत्थरों के टकराने की आवाज उसी तरह मुसलसल आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला। एकदम से दिन की रोशनी अंदर आई। रेहान ने आंखों के आगे हाथ रखा क्योंकि रोशनी से इसकी आंखें दुखने लगी थी। ये एक नीली वर्दी वाला आदमी था जिसके हाथ में राइफल थी। इसके पीछे दूसरा वर्दी पोश था। वो एक टीन का डब्बा रेहान के आगे रखकर बाहर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। उनके जाने के बाद रेहान ने टीन के डब्बे को देखा। इसमें पानी से भरा हुआ माटी का प्याला था, साथ थोड़े उबले हुए चावल थे। रेहान को सख्त भूख प्यास लगी थी। चावल नमकीन थे। रेहान 1 मिनट में सारे चावल खा गया। प्याले का सारा पानी पी लिया। पेट में चावल गए तो रेहान की थोड़ी जान में जान आई। इसे अपने बदन का दर्द भी कम महसूस होने लगा। एक बार फिर इसने वहां से भागने के बारे में सोचना शुरू किया। बज़ाहिर वहां से भागने की कोई तरकीब इसके दिमाग में नहीं आ रही थी। जाहिर है इसे जहाँ कैद किया गया था वहाँ बाहर राइफल बरदार गार्ड पहरा दे रहे थे। रेहान के पास पिस्तौल की एक खाली गोली भी न थी। प्याज काटने वाला चाकू तक न था और फिर इसे कैद भी कर दिया गया था। इसके इर्द गिर्द समंदर था। अगर वो यहाँ से निकल भी जाए तो समंदर में कहाँ तक तैर सकता है। बहुत जल्द या तो वो तैरते तैरते थक कर डूब जाएगा या फिर शार्क मछलियां से खा जाएगी। वो दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। इससे पूछताछ करने कोई ना आया। अगले दिन इसे फिर पानी और चावल देकर नीली वर्दी वाला जल्लाद खामोशी से दरवाजा बंद करके चले गया। इसके जाने के बाद रेहान ने उठकर दरवाजे को थोड़ा सा बाहर धकेला। दरवाजा बाहर से बंद था। जाहिर है उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया होगा। रेहान वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। इसके जिस्म का दर्द अब कुछ कम हो गया था। वो खामोशी से चावल खाने लगा। इसे मिशकाली और इमरान का ख्याल आया। वो इसे जरूर तलाश करने निकल खड़े हुए होंगे। काश किसी तरीके से उन्हें पता चल जाए कि वो समंदर के दरमियान एक वीरान जजीरे के लाइट हाउस में बंद है, मगर उन्हें खबर करने वाला तो कोई था ही नहीं। रेहान सब्र शुक्र करके बैठ गया। आधे घंटे के बाद नीली वर्दी पोश आकर बर्तन उठाकर ले गए। इसकी जाने के 10-15 मिनट के बाद दरवाजा एक बार फिर खुला। रेहान का ख्याल था वही हिंदू इंटेलिजेंस ऑफिसर आया होगा, मगर वो नहीं था। उसकी जगह 2 नीली पोश आए थे। इनमें से एक राइफल लिए दरवाजे के पास खड़ा था। दूसरा वर्दी पोश बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी खोखे को रेहान के पास डालकर इस पे बैठ गया और आगे झुककर बड़ी मीठी जुबान में बोला, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। ये जो मेरा साथी बाहर खड़ा है ये भी मुसलमान है। मैं तुम पर जुल्म होते नहीं देख सकता। अगर तुम सिर्फ अपने एक पाकिस्तानी साथी का नाम बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। रेहान ने कहा, मेरा तो कोई साथी नहीं है। अगर कोई होता भी तो क्या तुम मुसलमान होकर मुझसे ये तवक्को रखते हो कि मैं अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी करूं? अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कोई ख्याल है तो इसे दिल से निकाल दो। मैं सिसक कर मर जाऊंगा पर अपने वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। वर्दी पोश ने कहा, मैं तुम्हारे इस्लामी जज्बे की कदर करता हूँ। मुझे भी मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तान से मोहब्बत है,
मगर मैं तुम्हारी सिर्फ इस सूरत मदद कर सकता हूँ कि तुम मुझे अपने किसी एक साथी का नाम बताओ। रेहान ने पुख्ता अज़म से कहा, तुम कैसे मुसलमान हो? मुझसे इस्लाम के खिलाफ अमल करने पर मुझे उकसा रहे हो। इस्लाम ने तो उसूलों की खातिर जान कुर्बान करने का सबक दिया है। वर्दी पोश उठ खड़ा हुआ कहने लगा, मेरे अजीज, शायद तुम्हें अभी यकीन न आए, लेकिन ये हकीकत है। इन लोगों ने तुम्हारे एक साथी पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया है। इसे भी पूछताछ के लिए इसी जगह लाया जा रहा है। ये कहकर नीली वर्दी वाला अपने साथी के हमरा बाहर चला गया। बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया गया। रेहान परेशान हो गया, कहीं इन लोगों ने इमरान को तो नहीं पकड़ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसकी तलाश में निकला हो इन लोगों के हाथ चढ़ गया हो। इसे जेडी के खुफिया ठिकाने का पता था, जाहिर है वो वहाँ आया होगा, जेडी ने इसे पकड़ लिया होगा। या खुदा, इमरान को हिम्मत अता करना वो साबित कदम रहे। रेहान को अपनी परेशानी भूल गई, अब इसे इमरान की फिक्र लग गई। अगर ये पाकिस्तानी जासूस जो उन्होंने पकड़ा है इमरान है, तो इसे इसी जगह लाकर बंद कर देंगे और फिर मुमकिन है इन दोनों को एक दिन गोली से उड़ा दें। रेहान ने अपना हाथ सीने पर रख लिया। अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहा, मैं मर जाऊंगा मगर दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, अपने मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इसी कैदी जजीरे में नीली वर्दी वाले पुलिस के चीफ ठाकुरे ने अपने आदमियों से मशवरा कर लिया कि इस पाकिस्तानी जासूस का मुंह कैसे खुलवाया जाए। इसने बाकी पाकिस्तानी जासूसों का पता क्यों कर चलाया जाए। इस पर इसके असिस्टेंट ने एक तजवीज़ दी। वो कहने लगा, सर, इस पाकिस्तानी जासूस से मालूमात हासिल करने का तरीका ये है कि हम एक आदमी को पाकिस्तानी जासूस बनाकर इसके पास भेज देंगे। ये पाकिस्तानी जासूस जो हमारा अपना खुफिया पुलिस का आदमी होगा, कैद खाने में जाके जाहिर करेगा वो पाकिस्तान के लिए यहाँ जासूसी करता पकड़ा गया है। फिर वो इस लड़की को लेकर यहाँ से फरार करवा कर शहर में इसके दूसरे साथी पाकिस्तानी जासूसों के पास पहुँचाने की कोशिश करेगा। हमारी पुलिस इनके पीछे पीछे होगी। चनाची जब हमारा आदमी इस पाकिस्तानी जासूस लड़के के साथ दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के अड्डे पर पहुंचेगा तो हम इन सबको एक साथ गिरफ्तार कर लेंगे। नीली पोश चीफ ठाकरे को ये तजवीज़ पसंद आई। उसने फौरन एक पंजाबी हिंदू को बुलाकर इसे सब कुछ समझाया। इसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर इससे कहा, जोगिंदर, तुम भारत माता की खातिर एक अहम मिशन पर हो। तुम्हें इस पाकिस्तानी जासूस लड़के की कोठरी में जाकर पाकिस्तानी जासूस बनना है, मगर इसके लिए जरूरी है तुम्हें कुछ चोटें लगी हों ताकि पाकिस्तानी जासूस को तुम्हारे जख्म देखकर यकीन आए कि वाकई तुम पाकिस्तानी जासूस हो। पुलिस ने तुम पर जुल्म किया है। इसके बाद नीली वर्दी पोश चीफ ठाकरे ने हिंदू पंजाबी जोगिंदर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारी, जिससे इसके चेहरे पर तीर पड़ गए, एक आंख सूज गई। इसके बाद नकली जासूस जोगिंदर की पंडली पर सुन करने वाली दवा लगाकर चाकू से जख्म लगाया गया, पट्टी बांध दी गई। वो रात नकली पाकिस्तानी जासूस जोगिंदर को दूसरी कोठरी में रखा गया। इसे खाने को कम दिया गया ताकि इसके चेहरे पर कमजोरी नजर आए। दूसरे दिन दोपहर से पहले रेहान अपनी कोठरी में बैठा फरार के मंसूबों पे गौर कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और दो वर्दीपोश हिंदू एक नौजवान को अंदर धक्का देकर चले गए। कहने लगे, हरामजादे, जा अपने पाकिस्तानी बाप के पास, अब तुम दोनों को इकट्ठे ही गोली से उड़ा दिया जाएगा। नीली पोश सिपाही दरवाजा बंद करके चले गए। रेहान ने देखा कि एक दुबला पतला नौजवान जिसके चेहरे पर नील के निशान पड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं, फर्श पर पड़ा कर रहा है। रेहान को एक रोज पहले मुसलमान नीली पोश सिपाही ने बताया था कि उन्होंने मुंबई से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है जिसको इसी जजीरे में लाकर इससे पूछगछ करने वाले हैं, मगर रेहान ने अपनी तरफ से इस नौजवान से कोई बात करना मुनासिब न समझा। बहरहाल वो इसके करीब गया, इसे फर्श पर से उठाते हुए कहने लगा, कौन हो तुम? ये लोग तुम्हें कहाँ से पकड़ के लाए हैं? इस पर नकली पाकिस्तानी हिंदू जोगिंदर ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर पंजाबी में कहा, मेरा नाम रफीक अहमद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। सीक्रेट पुलिस के एक खुफिया मिशन पर आया था, पकड़ा गया। इन लोगों ने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया, मगर मैंने भी इन्हें कुछ नहीं बताया। मैं मौत को सीने से निकालूंगा, मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी अपनी जुबान से नहीं निकालूंगा। रेहान कोठरी की हल्की सी रोशनी में इसे सहारा देकर दीवार के पास आया, इसे अपने कमल पर लिटा दिया और कहने लगा, तुम मुंबई में अकेले हो या तुम्हारा कोई और साथी भी है? नकली पाकिस्तानी ने यूं ही दर्द से कराते कहा, नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, मैं अकेला ही आया था। हमें इतना थी कि यहाँ से तकरीबकारों को ट्रेनिंग दे के पाकिस्तान भेजा जा रहा है, मगर इससे पहले कि मैं तकरीबकारों के अड्डे तक पहुँचता मुंबई पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। और नकली पाकिस्तानी जोगिंदर हाय हाय करने लगा। फिर रेहान की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, तुम भी लाहौर से आए हो या पिंडी से? तुम्हारा नाम क्या है? रेहान के दिल में ख्याल आया कि इतनी जल्दी इसे सब कुछ बताना नहीं चाहिए। वैसे भी जासूस दूसरे जासूस को कुछ ज्यादा नहीं बताते, और इसका अपना आदमी क्यों ना हो, वे एक दूसरे से अपने नाम भी छुपाते हैं। रेहान ने कहा, रफीक भाई, तुम्हें भी मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि जासूस जब दुश्मन के इलाके में हो तो कभी भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताता। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने करा कर कहा, मेरे भाई, अभी नया नया पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में भर्ती हुआ हूँ, तुम ठीक कहते हो, मैं अब किसी को अपना नाम नहीं बताऊंगा। तुम भी अपना नाम ना बताना, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा। वैसे मैंने इन हिंदू काफिरों को अपना नाम नहीं बताया, अभी तो मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर वो एकदम उठकर बैठ गया और दरवाजे के पास गया। दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आवाज़ें सुनने लगा, फिर जल्दी से रेहान के पास आकर बैठ गया। इसे अपनी पिड़ली का जख्म दिखाकर बोला, यहाँ मुझे चाकू मारकर जख्मी किया गया। मैं हैरान हूँ, इन काफिरों ने तुम्हें इस तरह जख्मी नहीं किया। रेहान बोला, उन्होंने मुझे डंडों से पीटा है। नकली पाकिस्तानी दरवाजे की तरफ एक बार फिर गया, कान लगाकर बाहर सुना और वापस आके बड़ी राजदारी से बोला, सुनो, मैं इस मनहूस जजीरे पर 1 माह से बंद हूँ। मुझे इस जजीरे की कई बातें मालूम हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम यहाँ से फरार हो जाएंगी। रेहान यही चाहता था। इसने पूछा,
तुम ये कैसे कह सकते हो? इस जजीरे के चारों तरफ समंदर ही समंदर है, हम यहाँ से कैसे भागेंगे? नकली पाकिस्तानी जोगिंदर मुस्कुराया, कहने लगा, यही तो तुम्हें मालूम नहीं। मैंने इस जजीरे में कैद रहकर बड़ी गहरी नजर से एक एक चीज का जायजा लिया। इस मनहूस जजीरे पर हफ्ते की शाम को एक स्टीमर खाने पीने का सामान लेकर आता है और रात 12 बजे वापस चला जाता है। अगर हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं तो इस स्टीमर के जरिए फरार हो सकते हैं, रेहान ने कहा। पहले तो यहाँ से निकलना मुहाल है, फिर स्टीमर पर सवार होते पकड़े जाएंगे। नकली पाकिस्तानी जासूस को तो नीली पोश चीफ ने सब समझा कर भेजा था। नकली जासूस जोगिंदर ने बड़ी राजदारी से कहा, तुमने शायद पाकिस्तान में जूडो कराटे की ट्रेनिंग न ली हो, मगर मैं जूडो कराटे का माहिर हूँ। मेरा प्रोग्राम है, आज शाम को जब यहाँ का आदमी हमारे लिए चावल लेकर आएगा तो हम इसे इसी जगह दबोच लेंगे। मैं इस आदमी को काबू करूंगा जो खाने का डब्बा लेकर आएगा और तुम इसके पीछे खड़े दूसरे सिपाही को काबू करना। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। हो सकता है हमारी जानें चली जाएं, लेकिन हमें अपनी जान हथेली पर रखकर ये खतरनाक कदम उठाना होगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला ही ये काम कर गुजरूंगा और इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। रेहान पर इस पाकिस्तानी के जज्बे का बहुत असर हुआ। इसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं जूडो कराटे नहीं जानता। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर को मालूम था ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। जो दो नीली पोश खाना लेकर शाम को आएंगे, इन्हें समझा दिया गया था कि वो जानबूझकर पहले ही गुस्से पर गिर पड़े और जाहिर करें कि वो बेहोश हो गए हैं। इसलिए नकली जोगिंदर ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं जूडो कराटे का माहिर हूँ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। हमें हर सूरत में यहाँ से फरार होना है। कल हफ्ता है, कल शाम स्टीमर जजीरे पर आ रहा है। हम इंशाल्लाह इस स्टीमर के जरिए इस जहन्नुम से निकल जाएंगे। वो दिन और रात गुजर गई। अगला दिन चढ़ गया। नीली पोश खाना लेकर आए। उन्होंने रेहान और नकली पाकिस्तानी जासूस जोगिंदर को अपनी बनाई साजिश के तहत गालियां दी और नकली पाकिस्तानी से कहा, अरे तुम भी इसके साथ मारे जाओगे, हमारे चीफ को अपने साथियों के नाम बताओ। नकली पाकिस्तानी ने सीना फुलाकर कहा, मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मर जाऊंगा पर अपने साथी का नाम नहीं बताऊंगा। रेहान ने भी ऐसे ही अज़म का इजहार किया। नीली पोश सिपाही इसे बुरा भला कहते वहां से चले गए। इनके जाने के बाद नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने चावल खाकर कहा, ये दरिंदे अभी हम पर इसलिए तशद्दुद नहीं कर रहे कि हमारे पहले जख्म ठीक हो जाए। कल से ये हमें फिर अजियत देना शुरू कर देंगे, मगर कल खुदा ने चाहा तो हम इस मनहूस जगह से फरार हो जाएंगे इंशाल्लाह, रेहान ने कहा। फिर इसने पूछा, रफीक भाई, हम यहाँ से निकल जाएंगे, मगर स्टीमर पर कैसे सवार होंगे? वहाँ तो हमें पहचान लिया जाएगा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर मुस्कुराया, कहने लगा, तुम क्या समझते हो मैं इतना अहमक हूँ? सुनो, जब हम शाम को खाना लेकर आने वाले नीली पोशों को मार गिराएंगे तो इनकी वर्दियां पहन लेंगे, फिर हम पर कोई शक नहीं करेगा। रात का वक्त होगा, हमें कोई आसानी से पहचान नहीं सकेगा, हम बहुत आराम से स्टीमर पर सवार हो जाएंगे। अगर चाह मंसूबा बज़ाहिर ठीक ठाक था, मगर रेहान को फिर भी पकड़े जाने का खतरा था। लेकिन इसने सोचा, पकड़े भी गए तो क्या होगा, वो तो पहले ही कैद हैं, कोशिश करने से कम चांस तो मिलेगा कि शायद इनका मंसूबा कामयाब हो जाए और वो इस जहन्नुम से फरार हो जाए। दिन गुजर गया। अब नकली जासूस जोगिंदर ने अपने प्रोग्राम के दूसरे मरहले पर अमल करके रेहान से कहा, यार ये बताओ, फर्ज करो हम यहाँ से फरार हो गए, मुंबई पहुँच गए, लेकिन सवाल ये है वहाँ जाकर पनाह कहाँ लेंगे? जाहिर है हमारे जाने की थोड़ी देर के बाद हमारे फरार का पता चल जाएगा और मुंबई की सारी पुलिस हमारी तलाश में जगह जगह छापे मारना शुरू कर देगी। हमारे लिए किसी ऐसी जगह का होना ज़रूरी है जहाँ हम एक दो रातों के लिए पनाह लें। इसके बाद हम पंजाब की तरफ फरार हो जाएंगे। मैं वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा सकता हूँ, रेहान ने कहा। हम मुंबई के बाहर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। अब नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने पूछा, मेरा तो कोई साथी मुंबई में नहीं है, क्या तुम्हारा कोई साथी है? मेरा मतलब, अगर तुम्हारा कोई साथी मुंबई में किसी जगह मौजूद है तो हम इसके पास जाके छुप जाएंगे। रेहान के पास मुंबई शहर के बाहर वो मकान था जहाँ इमरान और मिशकाली रहते थे। वो आसानी से अपने साथ इसे वहाँ ले जा सकता था, लेकिन रेहान ने इस जगह का नाम लेना मुनासिब न समझा। वो नहीं चाहता था किसी को इस जगह का पता चले, ख्वाह वो पाकिस्तानी ही क्यों न हो। वो अभी रेहान को इस नकली जोगिंदर पर शक नहीं हुआ था। रेहान ने सोचा, इसे इमरान और मिशकाली के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, पहले यहाँ से फरार हो जाएं, फिर जब वक्त आएगा तो इसे लेकर इमरान और मिशकाली के पास चला जाएगा। चुनांचे रेहान ने कहा, तुम्हारी तरह मैं भी इंडिया में अकेला आया हूँ, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं, मेरे पास यहाँ पर कोई पनाह लेने वाला भी नहीं, हमें जंगल में ही किसी जगह पनाह लेनी पड़ेगी। मगर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर तो रेहान से इसके पाकिस्तानी साथियों का सुराग लगाना चाहता था। जजीरे की नीली पोश पुलिस ने ये सारा ढूंढ इसीलिए रचाया था कि रेहान के साथी पाकिस्तानी जासूसों और उनके ठिकाने का पता चलाया जाए, और रेहान इसे कुछ नहीं बता रहा था। फिर भी नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने अक्लमंदी से काम लिया और बोला, ठीक है, हम किसी जंगल में पनाह ले लेंगे, वहाँ हमारे पकड़े जाने का खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि इस जजीरे की पुलिस मुंबई की पुलिस से मिलकर मुंबई के इर्द गिर्द सारे जंगल को घेरे में ले लेगी, और दो पाकिस्तानी जासूसों का भाग जाना कोई मामूली बात नहीं। हो सकता है पुलिस की मदद को फौज आ जाए, हम जरूर पकड़े ना जाएं, और हो सकता है ये लोग हमें वहाँ गोली से उड़ा दें। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर रेहान को डराकर दूसरे जासूसों का राज उगलवाना चाहता था, मगर रेहान भी इसे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझता था। इसे भी अभी तक नकली जासूस जोगिंदर पर शक तो नहीं हुआ था, वो इसे पाकिस्तानी ही समझ रहा था। रेहान ने जवाब में कहा, मुंबई में मेरा एक वाकिफ है, हम इसके पास चले जाएंगे। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर का दिल बाग बाग हो गया। वो यही मालूम करना चाहता था इसी राज की मुंबई पुलिस को जरूरत थी। इसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर वो कहाँ रहता है? मेरा मतलब है हम जजीरे से निकलकर किस तरफ जाएंगे?
रेहान को अभी इस नकली पाकिस्तानी पर शक न हुआ। कहने लगा, मैं ये बात तुम्हें वहाँ चलकर बता दूंगा, बल्कि बताने की क्या जरूरत, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने ज़्यादा को इतना मुनासिब न समझा कि कहीं इसको शक न पड़ जाए। कहने लगा, ठीक है, अब हमें यहाँ से फरार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1 घंटे के बाद जेल के आदमी हमारा खाना लेकर आएंगे। फिर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने रेहान को समझाया कि वो कहाँ से हमला करेगा, इसे किस तरह छलांग लगाकर पहरेदार की बंदूक छीननी है। रेहान ने पूरी तरह से हर दाव समझ लिया। रेहान ने कंबल पर लेट कर कहा, भाई रफीक, मैं थोड़ी देर आराम न कर लूँ? रात को मच्छरों ने सोने न दिया, 1 घंटे से पहले मुझे उठा देना, मैं ताज़ा दम होऊंगा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर को क्या एतराज़ था? इसने कहा, हाँ हाँ भाई, तुम आराम करो, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद उठा दूंगा। रेहान ने आंखें बंद कर ली, सोने की कोशिश करने लगा, फिर इसे नींद आ गई। बाकी रात को मच्छरों ने इसे सोने न दिया। वैसे भी रेहान कुछ देर आराम करना चाहता था, वो सोया रहा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर करीब ही बैठा सिगरेट पीता रहा। एक बार वो दरवाजे के पास भी गया, मगर अभी 1 घंटा बाकी था। वो जानता था कि पहरेदार इसके अपने आदमी हैं और ये सब ड्रामा हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। इतने में दरवाजे को किसी ने खोला तो चरचराहट की तेज आवाज़ पैदा हुई। इत्तेफाक से रेहान की आंख खुल गई, मगर इस पर अभी तक नींद का गलबा था। इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। दरवाजे में से एक पहरेदार ने सर अंदर करके नकली जासूस जोगिंदर से पूछा, सर हम 15 मिनट बाद आ रहे हैं। नकली पाकिस्तानी जासूस जोगिंदर ने तड़प कर रेहान को देखा। वो तसल्ली करना चाहता था कहीं ये बात रेहान ने सुनी तो नहीं। जब इसने देखा कि रेहान गहरी नींद सो रहा है और हल्के हल्के खर्राटे ले रहा है तो लपक कर दरवाजे पर गया, मगर रेहान ने आने वाले पहरेदार का फिक्रा सुन लिया था। अब वो सब समझ गया कि ये शख्स असली पाकिस्तानी नहीं। पुलिस ने इसे रेहान के साथ इसके साथियों का राज मालूम करने की खातिर नकली पाकिस्तानी जासूस बनाकर अंदर भेजा है। ये सारा ड्रामा हो रहा है। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने पहरेदार की गर्दन पकड़कर झंझोड़ा और गुस्से में आहिस्ता से कहा, बदबख्त, तुम क्यों आ गए? आहिस्ता क्यों नहीं बोलते? दफा हो जाओ और पहरेदारों को खाना देकर भेजो। पहरेदार फौरन चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर दबे पांव रेहान के पास आकर बैठा। रेहान ने ये फिक्रा सुन लिया था। अब तो इसे यकीन हो गया कि ये शख्स झूठा है और इंडियन CID का आदमी है और खास मंसूबे के तहत पुलिस के साथ मिलकर इसे वहाँ से लेकर भाग रहा है। और जब रेहान इसे अपने साथी के घर ले जाएगा तो पुलिस एकदम छापा मार कर सबको एक साथ गिरफ्तार कर लेगी। रेहान इसी नकली खर्राटे लेने लगा। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने जब देखा कि रेहान खर्राटे ले रहा है और सो गया है और इसने इसकी बातें नहीं सुनी तो इसे इत्मीनान था। वो खामोशी से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। रेहान ने दिल में फैसला किया वो इस ड्रामे से फायदा उठाएगा। फरार होने के बाद इस मक्कार हिंदू नकली पाकिस्तानी को धोखा देकर भाग जाएगा। सबसे अहम बात यह थी इस मनहूस जजीरे से फरार होना। रेहान ने यूं ही एक जोर का खर्राटा लिया और मुंह पर हाथ फेर कर उठ बैठा। फिर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर की तरफ देख कर बोला, रफीक भाई, अभी शाम नहीं हुई, वो लोग खाना लेकर नहीं आए? नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने कहा, आहिस्ता बोलो, बस शाम होने वाली है। वो लोग खाना लेकर रात के वक्त आते हैं, जल्दी से उठकर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार फिर नकली पाकिस्तानी जोगिंदर ने रेहान को समझाया कि वो कहाँ खड़ा होगा और किस तरह दूसरे सिपाही पर हमला करेगा। रेहान को मालूम था कि ये सब ड्रामा है और पहरेदार सिपाही इसके एक मुक्के से ही गिरकर बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि स्कीम के मुताबिक सिपाही को यही समझाया गया था। वह गुजरता गया। इस दौरान नकली पाकिस्तानी और इंडियन CID अफसर जोगिंदर ने रेहान से एक बार फिर मालूम करने की कोशिश की कि मुंबई में इसका साथी किस इलाके में रहता है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम जजीरे से निकलते इस तरफ रवाना हो जाएं। अब रेहान पर चूंकि सारा पोल खुल गया था, चुनाचे इसने कहा, रफीक भाई, मैं समझता हूँ अब तुम्हें बता देना चाहिए कि मेरे साथी पाकिस्तानी कहाँ हैं। नकली पाकिस्तानी जोगिंदर दिल में बहुत खुश हुआ, यही तो मालूम करना चाहता था। वो कहने लगा, इनका पता बताने से हमें बड़ी आसानी होगी, हम जजीरे से निकलते ही उस तरफ भाग जाएंगे। रेहान भी अब मक्कारी और अय्यारी से काम ले रहा था। क्या रेहान इस मनहूस जजीरे से फरार हो पाया या नहीं? क्या वो इमरान और मिशकाली के पास पहुंच सका या नहीं? जानने के लिए सुनिए किस नंबर 4।